अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज और आप तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम और प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। जनाब, आज है जुम्मे का रोज और खुशी की एक लहर जैसे कि मेरे में दौड़ जाती है। आई एम श्योर कि आपको भी जो जुम्मे का एहसास है, एक तो आज का दिन बड़ा मुबारक है तो जुम्मा मुबारक हो, लेकिन जो वीकेंड की जानिब हम बढ़ रहे होते हैं उसमें वैसे ही एक एनर्जी आई होती है। बहुत सारे ढेर सारे प्लान्स भी होते हैं कि वीकेंड ये होगा, वीकेंड पे वो होगा, तो भरपूर तरीके से आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से फ्रेश होकर आइएगा। अच्छा जनाब, आज सुबह दफ्तर आते वक्त एक स्कूल के बाहर से जब मैं गुजर रही थी, सिग्नल पर इशारे पर रुकी हुई थी और पास में एक स्कूल था जिसकी दीवार पर चंद लाइनें मैंने पढ़ी और वो लाइनें इस तरह की थी, वो जुमले इस तरह के थे जो जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहे थे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहुत सारी बातों को समझते हैं, उनकी गहराई को समझते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी नज़र उन जुमलों पर ठहर गई कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, बगैर कोई कीमत अदा किए मिलती हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, जरा फिक्र कीजिए, जरा अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बगैर खरीद के मिलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं, मगर हम उनकी कदर नहीं करते। एक तो वक्त, रिश्ते और उसके साथ साथ जनाब जिंदगी। ये 3 चीजों की कोई कीमत नहीं है। कहते ना कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, एक बार गुजर गया सो गुजर गया, सो हमें इसकी कदर नहीं है। जिंदगी भी अल्लाह ताला की देन है, इसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। और जिंदगी किसी कहते हैं ना कि असासे से कम नहीं है, लेकिन हम जिंदगी की कदर नहीं जानते। बस हमें जो मिल गया उस पर शुक्र अदा नहीं करना, जो नहीं मिलना उसमें मायूस होकर बैठ जाना है। कदर नहीं, रिश्तों की कदर नहीं जनाब। रिश्ते एक खूबसूरत एहसास का नाम है, एक बंधन का नाम है, लेकिन हम जिंदगी में अपने रिश्तों की भी कदर नहीं करते। तो आज से आप वादा कीजिए अपने आप से कि इन 3 चीजों की कदर करेंगे, वक्त, जिंदगी और रिश्ते, इनका आप एहसास करेंगे। जनाब, इसी सोच के साथ प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो हमारा पहला सेगमेंट है, इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तमाम वो लोग, मर्द, बच्चे, लड़के जिनको बाइक्स का, हेवी बाइक्स का शौक है, ये सेगमेंट उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसी बाइक दिखाने जा रही हूं जो दुनिया में गिने चुने लोगों के पास है। अच्छा, अब ये बाइक आप देख भी सकते हैं, अब बड़े बुजुर्ग कह रहे होंगे भाई इस बाइक में क्या खास बात है, लेकिन जो बाइकर्स हैं और जो हैवी बाइक्स का शौक रखते हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से पता होगा, मालूम होगा कि ये कितनी कीमती बाइक है और बड़े बड़े लोग ख्वाहिश करते हैं कि ये बाइक उनके पास आ जाए। खासी महंगी है जनाब, और बड़े बड़े लोग, जैसा कि मैंने कहा, सलमान खान साहब जनाब बॉलीवुड के जो स्टार हैं, जो सुल्तान हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये बाइक उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जनाब आपने कुछ दिन पहले कुछ र्यूमर्स देखी होंगी कि शाहिद खान अफरीदी ने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बाइक खरीदी है और वो उन्होंने गिफ्ट किसको की है? शाहीन आफरीदी को। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर तो अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा असल में कुछ नहीं है। शाहिद खान आफरीदी ने कोई ऐसी बाइक नहीं खरीदी है, सिर्फ इस बाइक की लॉन्चिंग की है। और ये बाइक किसके नाम है, इसके ऑनर कौन है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मजहर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो इस बाइक के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मजहर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं जी? आपको आवाज आ रही है? वालेकुम जी। मजहर मुझे बताइएगा, बाइक आपने खरीदी है, खुशी तो आपको हुई होगी बहुत? बहुत खुशी हुई है, पूरे पाकिस्तान को खुशी हुई है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि इस टाइम H2R पाकिस्तान में, इंडिया में एक है और हमारे पाकिस्तान में हमारे पास इस टाइम 3 H2R है पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा मजहर, मुझे बताइएगा, बाइक आपने खरीदी, चर्चा किसी और का हो गया, ये क्या बात हुई?
नहीं, चर्चा तो हो गया, चर्चा की बात नहीं है। शाहिद अफरीदी मेरे कज़न है और शाहिद को मैंने बेसिकली खुद इनवाइट किया। वो बड़े कम टाइम के लिए मेरे टाइम निकाल कर आए, जो उनकी मोहब्बत है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि शाहिद भाई मेरी बाइक आई हुई है आपकी भाई की, तो आप देखना है। तो उसने बोला कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊँगा और ओपनिंग करके चला जाऊँगा, क्योंकि उसकी रात की फ्लाइट थी। मेरे ख्याल से आज US चले गए हैं वो, आपको यकीन देखा होगा आपने US गए हैं। तो शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने लॉन्चिंग की। आपको पता है लोगों को मौका मिलता है बातें बनाने का, लेकिन जो भी है, मेरी बाइक शाहिद की बाइक एक ही बात है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाहिद आया, उसने अपनी कीमती टाइम से मेरे लिए टाइम निकाला और मेरी बाइक को 4 चांद लगवा दिए। मजा चले, ये तो अच्छी बात है। आपकी कजन है, वो आपकी बाइक लॉन्चिंग सेरेमनी थी या जो भी सिलसिला था उस पर आए। लेकिन ये चर्चे तो इस बात के भी है कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने ये बाइक खरीद कर शाहीन अफरीदी को गिफ्ट कर दी। सो हमें तो ये भी खबरें मिल रही हैं। तो जब आप तक ऐसी खबरें पहुंची तो आपका क्या रिएक्शन आया? मुझे तो जब इस तरह का पता चला तो मैं सिर्फ हंसा इस बातों के ऊपर कि लोगों को चाहिए होती है बातें बनाना, लोगों को मौका चाहिए होता है। और एक्चुअली जो हकीकत है वो हमें भी पता है, शायद को भी पता है, सबको पता है। इवन जो हमारी बाइकिंग कम्युनिटी है उसको सबको मालूम है कि बाइक किसकी है और कब आई है, किसने मंगवाई है। और शायद जब आया था एज अ चीफ गेस्ट तो सबको मालूम था कि शायद के लिए हमने 1.5 घंटा सबने वेट किया था ओपनिंग के लिए। मतलब सारे बाइकर्स कराची के फेमस सब आए हुए थे, सिर्फ लॉन्चिंग शाहिद के लिए होती कि शायद आएगा, उसने सिर्फ एकदम से कपड़ा उठाना है। तो शाहिद अफरीदी सरप्राइज हमारे उसने ये दिया शाहिद भाई ने कि वो अपने साथ शहीनशाह अफरीदी को भी ले आया, तो वो डबल सरप्राइज हो गया हमारे। एक बॉल पे 2 छक्के हो गए। एक तो जनाब आपकी बाइक इतनी जबरदस्त है, ऊपर से जब शाहिद खान अफरीदी आ गए तो तकरीब को तो वाकई 4 चांद लग गए होंगे। अच्छा जी, कवासा की H2R बाइक है, मुझे तो बाइक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कावासाकी की H2R। तो मुझे बताइएगा कि ये बड़े कम लोगों के पास है दुनिया में, क्या इसकी खास बात है, क्यों इतनी ये मुनफरिद बाइक है, लोग इसकी ख्वाहिश क्यों करते हैं? अब जरा इस बाइक के बारे में भी जरा बताइएगा हमारी ऑडियंस को, जो लोग कह रहे होंगे भाई क्या खास बात होगी इस बाइक में। जी, बाइक के बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया में बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि ये दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक है इस टाइम। और इसके ऊपर तुर्की के एक राइडर ने रिकॉर्ड बनाया था, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। उसने 26 सेकंड के अंदर इसके अंदर 400 किलोमीटर की स्पीड मारी थी। और वो इतनी ऑफिशियली रेस थी, उनकी ड्रैग थी कि उसके लिए उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट को बिठाया हुआ था देखने के लिए। तो बाइक बहुत रेयर है। और दूसरी बात ये कि दुनिया का जो भी बाइकर हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ये बाइक सबकी ड्रीम बाइक है। इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है, क्योंकि ये बाइक के ऊपर बस दी एंड होता है। आप हायाबुसा लेते हैं, सुजुकी की लेते हैं, 600,000 सीसी, ये बाइकों का डैडी कहलाता है, मतलब फादर है बाइकों का। बस इसके ऊपर कोई बाइक नहीं, तो इस वजह से ये हर बाइकर की ड्रीम बाइक है। दैट्स व्हाई ये महंगी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमें मजर ये भी बताओ कि आपकी आई एम श्योर जो शौक है बाइक का और इतनी जबरदस्त और खूबसूरत बाइक आपके पास मौजूद है, तो आपकी रिसर्च में ये भी बात शामिल होगी कि ये बाइक और किस किस के पास मौजूद है। तो पता है आपको कि किन किन शख्सियात के पास जनाबी मौजूद है ऑलरेडी? जी जी जी, ये इंडिया में सिर्फ एक बाइक है, वो भी कोई मुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मुंबई का कोई बंदा है, उसके पास सिर्फ इंडिया में एक है, ठीक है ना। लेकिन किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं है, ना ये जॉन इब्राहिम के पास है, ना ये सलमान खान के पास है। तो ये इंडिया में तो किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं है, लेकिन किसी एक बंदे ने मुंबई में रखा हुआ है, और वो भी सिर्फ वो ट्रैक पे चलाता है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव है कि वो लेके नहीं घूमता, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडोनेशिया के अंदर भी एक ही बाइक है, प्लस थाईलैंड के अंदर भी एक ही बाइक है। और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये 3 है इस टाइम। मतलब हमारे जो साउथ एशिया रीजन जो है उसमें हमारे पास सबके पास एक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास 3 H2R है इस टाइम। तो ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है ये। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान में ये एक बाइक आपके पास है और उसके अलावा 2 लोगों और के पास है। आपको पता है वो किन के पास है? जी जी, 2 और है, लेकिन वो 2016 मॉडल है, वो भी मेरे भाइयों की तरह है। एक बावलपुर में है, वो मेरे भाई की तरह है, छोटे, उनके पास है। और वो लाए थे 2020 की एंड में लाए थे वो। और उसके बाद फिर एक और आई थी जो पेशावर का एक लड़का है, वो भी लेकर आया हुआ था। तो एक पेशावर में है, लेकिन वो 2016 मॉडल है 2, और ये 2018 मॉडल है, मतलब उनसे 2 साल नया मॉडल है ये। अच्छा मजर, मुझे इसके साथ साथ ये बताओ कि जो हैवी बाइक का शौक रखते हैं और अच्छा एक शौक है, शौक होना चाहिए, चाहे किसी को अच्छी गाड़ी का हो, विंटेज कार का हो या बाइक का हो। मुझे बताइएगा कि अक्सर लोग स्टंट्स भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो जितने लोग अभी आपको देख रहे हैं और बाइक लेने की ख्वाहिश भी रखते होंगे, और लेकिन ना ख्वाहिश पूरी होने की वजह से अपने ही बाइक में कुछ करतब करते हुए दिखाई हमें अक्सर भी देते हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम अगर देना चाहो? जी जी, उनके लिए तो ये पैगाम है। मैं खुद देखे, मुझे हो गए 15 साल बाइकिंग के अंदर ना, लेकिन मैंने हमेशा रूल फॉलो किया है। विदाउट प्रोटेक्शन गियर मैंने कभी बाइक नहीं चलाई। और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर को कि आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए, प्रोटेक्शन आप पूरी कीजिए, एटलीस्ट आप हेलमेट ज़रूर पहनिए।
मैंने बहुत देखा हुआ है, इवन मैं रोडों पे बाइकरों को देखता हूँ तो बहुत गंदी राइडिंग करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी खराब करते हैं। तो खुदारा आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। मोटरसाइकिल पे स्टंट बाजियाँ करना आप ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को मैं खुद भी बहुत लेता हूँ सीरियस, और मैं अपने सारे यंगस्टर को यही सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पर आप ना करें। आप है तो 100 चीजें आप ले सकते हैं बाइक के, तो इस चीज पे बहुत ख्याल रखेंगे। ये ना करें कि किसी को देखा तो आपने विली मारना शुरू कर दिया और बाइक तेज भगा रहे हैं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपकी फैमिली आपका इंतजार करती है घर पे, बस आप ये बात याद रखा करें। अच्छा, हैवी बाइक आपने ले ली है और खूबसूरत भी है, शानदार भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई नखरा नहीं होगा, इसका कोई खर्चा नहीं होगा। मेंटेनेंस के हवाले से बताइएगा जनाब हमें। मेंटेनेंस का तो इसका कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस में सिर्फ इसमें ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन वो भी जब 1000 किलोमीटर होती है तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डीलर है टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जिन्होंने ये बाइक इंपोर्ट की है। और पाकिस्तान की सारी बड़ी गाड़ियां सब बाइकें वही इंपोर्ट करते हैं, तो उनके पास सारा ऑलरेडी सब पड़ा होता है। हम सिर्फ उनको कॉल करते थे कि हमें सामान चाहिए और वो 10 to 15 डेज हमें दुबई से सब कुछ अरेंज करके दे देते हैं। दुबई से हो गया, कोई थाईलैंड से हो गया, हमें सारा सामान अरेंज हो जाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन बाइकों का सामान का। मज़े दुनिया की बेहतरीन बाइक्स में से एक बाइक आपके पास मौजूद है, व्हाट नेक्स्ट भाई, इससे अब अगली मंजिल क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसी का आपको जवाब देने वाला था कि आप अगर किसी से पूछे ना कि आपका बाइकों के बाद दी एंड आप किस पे लगाएंगे, आपकी आइडियल बाइक है, तो मैंने वो बाइक अब खरीदी है कि इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है। अगर आप इसकी रिसर्च करें कि H2R के ऊपर बाइक दुनिया में कोई ना बना है ना कोई बनेगा, क्योंकि इस टाइम ये वर्ल्ड फास्ट प्रोडक्शन बाइक है, इससे ज्यादा तेज बाइक दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं बना। तो इससे ऊपर तो मुझे कोई नहीं लगता कि मैं कुछ लूंगा और ना कभी से चेंज करूंगा। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत करम है, जितना मैं करूँ मेरे रब ने मुझे इससे ज्यादा नवाजा है, जितनी मेरी इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है। और ये सारा क्रेडिट अल्लाह के बाद मेरे बड़े भाई को जाता है, इकबाल भाई को, जिन्होंने बाइक मुझे गिफ्ट की है। अच्छा मज़र, लड़कों में तो बड़ा स्वैग होता है ना बाइक्स का और बड़ा शौक भी होता है, तो आई एम श्योर अब दुनिया की बेहतरीन बाइक्स में से एक बाइक आपके पास मौजूद है। तो आपके सर्कल में जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी फोटोशूट वगैरह के लिए या राइड वगैरह के लिए आते होंगे? जी जी, मुझे असल में मैंने आपसे बात की कि मुझे 15 साल हो गए बाइकिंग में, तो हमारा एक पूरा ग्रुप है कराची बाइकर के नाम से। तो उसमें आप जितने पाकिस्तान के बाइकर्स हैं उसमें अल्लाह ने, मैंने बताया ना कि अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। आप किसी से मेरा नाम मालूम करें कि मजर शाह, तो मुझे सब जानते हैं। तो मेरा एक पूरा ग्रुप निकलता है, तकरीबन हम 25 से 30 लड़के जाते हैं रोड के ऊपर, लेकिन प्रॉपर हेलमेट जैकेट गियर पहन के। तो ये रोड के ऊपर मैं और मेरे 2-4 दोस्त आगे होते हैं, बाकी सब लाइन अप हो रहे होते हैं। तो हम लोग को बड़ा मजा आता है, हम जाते हैं, राइड लगाते हैं, सी साइड का घूम के आते हैं, फिर एक कॉफी वॉफी पी ली, वापसी में सब अपने अपने घर निकल गए। तो एक हम राइड रखते हैं संडे मॉर्निंग की हमेशा। बिल्कुल जी, मुझे पता है कराची में जो एक खास ट्रेंड है मॉर्निंग में जो बाइक राइडर्स जाते हैं हैवी बाइक्स के साथ, बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है। थैंक यू सो मच मजर शाह, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी बाइक की फीचर से मुतालिक आपने हमें बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम जो बाइकर हजरात हैं उनको ब्रेक से पहले जाने से पहले पैगाम दूंगी कि प्लीज खुदारा किसी किस्म का कोई करतब या कोई स्टंट आप करने की कोशिश ना करें। किसी से आप इंस्पायर होकर जो है वो अपनी जान को जोखिम में हरगिज मत डालें और अपनी सेहत का और अपनी जिंदगी से प्यार करें, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल असासा है जनाब। इसके साथ ही ब्रेक के जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यू स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और नाज़रीन, ज़िंदगी में रोज़ाना कई ऐसे हादसा होते हैं जो हमेशा के लिए हमें ज़िंदगी का रोक दे जाते हैं। ऐसे में कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो कोई शख्स अपनी टांग या बाजू से माजूर हो जाता है और यकीनी तौर पर यह खला होता है, एक तकलीफ होती है उस शख्स को भी और उसके प्यारों को भी। लेकिन अगर अब ऐसे में कोई हादसा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला तमाम लोगों को महफूज रखे और सलामत रखे, लेकिन अल्लाह ना करे आप में से कुछ ऐसे लोग जो कि इस वक्त टीवी देख रहे हैं जो किसी हाथ या बाजू से अगर महरूम है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो हमारी मेडिकल इंजीनियरिंग है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि अब यहाँ पर बायोनिक आज़ा भी बन रहे हैं, जिसकी मदद से जनाब जो है वो आपको एक बड़ा एक आसरा हो जाता है और एक बड़ा हेल्प हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाऊंगी जिन्होंने बायोनिक आज़ा लगवाए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग ने जो इतनी तरक्की पाकिस्तान में की है, जो जदीद तरक्की है, उसकी बिना पर अब ये काम पाकिस्तान
में बिल आखिर शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का जनाब भी बड़ा कारनामा है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जनाब। तो प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जो इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं जिनका नाम है अंस नियाज साहब, और उनके साथ मुआज जाहिद मौजूद हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने जो है वो बायोनिक आज़ा लगवाया है। इनसे हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं ताकि अवेयरनेस भी हो तमाम लोगों के हवाले से। सबसे पहले तो अंस, आपको मैं गुड मॉर्निंग कहूंगी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। मुझे बताइएगा कि कब से पाकिस्तान में जो है बायोनिक बॉडी पार्ट्स पर काम शुरू किया गया? सो बेसिकली मैं और अवेश 2016 से हमने ये बायोनिक्स के नाम से एक छोटी सी कंपनी फॉर्म की थी, और हम लोग तकरीबन 5 साल हो गए हैं जिसके ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली इस पर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 95 लोग हैं जिनको हम ये बायोनिक आर्म्स जो है वो दे चुके हैं। अच्छा, अब मुझे बताएगा ये बायोनिक पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं बॉडी के साथ? सो बेसिकली जो आपका ब्रेन आपकी सिग्नल्स दे रहा होता है आपकी फिंगर्स को मूवमेंट होने की। सो जहां से आपकी आर्म की एम्पुटेशन हो जाती है, जहां से आपका बाजू कट जाता है, तो उसके आगे से जो सिग्नल्स आते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बताते हैं आर्म को कि किस सिग्नल से उनको किस तरह की मूवमेंट परफॉर्म करनी है। सो अगर आप मॉज जो है हमारे साथ, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है माशाल्लाह, पहले बेनिफिशियरी थे, तो अगर आप देख सकती हैं तो ये बड़े आराम से जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। और अगर ये उतार के दिखाना चाहें तो मॉज पे उतारें, ये उतारा इन्होंने और पहने वापस, और ये इनके साथ कनेक्ट हो गया। तो इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस जिस तरह से आप सुबह शूज पहनते हैं इसी तरीके से आप अपना बायोनिक आर्म पहने और उसको अपने जिंदगी। ये तो मुझे देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस में, और पाकिस्तान में बिलाखिर अगर ये काम शुरू हो चुका है। हमारी ऑडियंस के भी क्लियरेंस के लिए आपने बड़ी जो है वो खूबसूरती के साथ आपने दिखाया है कि प्रॉपर हरकत है। माज, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रॉपर हेल्प ले सकते हो अपने बाजू से? इसको जिस एंगल में चाहो मूव कर सकते हो इजीली? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि एम्पुटेशन के बाद जो था एक चीज़ आप जो आप इस्तेमाल कर रहे थे अपनी रूटीन लाइफ में, ऊपर से था भी मैं राइटी, तो जब मेरी एम्पुटेशन हो गई थी तो उसके बाद जब मुझे ये आर्म मिला और लगा तो मैंने अपनी लाइफ को ये नहीं कहना कि मेरा पूरा फेस चेंज हुआ। एक तो वो पार्ट था कि एम्पुटेशन से पहले, फिर जब एम्पुटेशन हो गई आर्म की, और उसके बाद जब मुझे ये आर्म लग गया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे ड्राइव भी कर पा रहा हूँ। मैं गिटार प्ले करने का शौक था, मैं बेसिकली गिटार प्ले कर रहा था, म्यूजिशियन भी था मैं, तो इससे वो भी प्ले कर पा रहा हूँ। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी इवन इन आई थिंक इन द वर्ल्ड जो कि बायोनिक आर्म से गिटार प्ले कर रहे हैं। और साथ साथ क्या कहते हैं, जो रूटीन लाइफ की कुछ चीज़ें होती हैं, पानी पीना, खाना खाना, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। आपको तो पता है माज, इस वक्त तो हमारी जो नियो पाकिस्तान की जो सारी ऑडियंस है उन्होंने हमें अभी आपकी एक वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप गाड़ी चला रहे हैं, और मुझे आप यकीन करें इतनी खुशी महसूस हो रही है आपको ये फुटेज देखकर, ये वीडियो देखकर, और आई एम श्योर मेरे साथ साथ जितनी ऑडियंस नियो पाकिस्तान की इस वक्त देख रही है उनको भी बेहद खुशी महसूस हो रही होगी कि दैट यू आर वर्किंग माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्टली। और ये बड़ी एक खुशी की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो बेचारे मायूस हो जाते हैं, जो एक तकलीफ में मुसलसल अपने आप को महसूस करते हैं। आप तो माशाल्लाह अपनी जिंदगी के सारे काम जो है वो अब रेगुलर तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ना कि एक हादसा हो जाता है लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मसला ये है ना कि अगर हम उसको कोप अप नहीं करेंगे, अगर हम उन हादसा से सीखेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपके लिए मसले बनेंगे। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चीजें अपने लिए आसान करने की कोशिश करेंगे ना, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला फिर आपका साथ देते हैं और आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं। जैसे कि मैं भी बता रहा था कि जैसे मैं बायोनिक्स के पास एज अ बेनिफिशियरी आया था, मैं सिर्फ हाथ लगवाने आया था इनके पास, और आज 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके पास इनका टीम मेंबर हूँ। अच्छा माज, मुझे ये भी बताएगा कि जब से आपने बाजू लगवाया है उसके बाद से आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, और उससे पहले आप क्या महसूस कर रहे थे और अब आपकी लाइफ में मजीद कितना कॉन्फिडेंस आया है? बेसिकली ऐसे है कि
पहले तो मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग से था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से था, ठीक है, तो लाइफ तो अच्छी गुजरी तब भी, ठीक है, लेकिन एम्पुटेशन के बाद ऐसा सिनेरियो था कि क्वेश्चन मार्क्स थे कि मैं क्या काम कर सकूंगा और क्या नहीं कर सकूंगा। तो बायोनिक आर्म लगने के बाद ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मार्क्स थे अभी तक के मैं सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आगे आगे इंशाल्लाह और जो नए चैलेंजेस आएंगे उनको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई फुल स्टॉप लगा नहीं है, क्योंकि शायद फुल स्टॉप लगने नहीं दिया। और वही चीज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आप करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं, तो फिर आपको कमी महसूस ही नहीं होती। अच्छा कमी है। अंश, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में गालिबन शायद पहला जो है वो सबसे कम उम्र बच्चा जिसका ताल्लुक 4 सदा से है और उसकी उम्र 4 साल है, उसको भी बायोनिक पार्ट जो है वो लगा है एंड नाउ ही इज इनटू हिज नॉर्मल लाइफ माशाल्लाह। तो हम ये अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि बड़ों के साथ साथ, नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी बायोनिक पार्ट लगवा सकते हैं, ऐसा ही है। और ये वीडियो जनाब आप देख सकते हैं, नन्हे 4 सदा का ये जो बच्चा है, इसकी वीडियो भी बल्कि चल रही है। जी अंश जी, ये तकरीबन 3.5 साल का बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि हमने ये पाकिस्तान के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे कम एज है वो 8 साल है, वो भी यूके और यूएस के अंदर एक बच्चे को आग लगा था और जिस कंपनी ने वो लगाया था वो उसको भी समझ लें कोई $8.7 मिलियन के उसके पास फंड थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर जीरो फंडिंग के ऊपर जो है ये रिकॉर्ड हमने कायम किया है और पूरी दुनिया को हमने बताया कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है और हम कितना आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अंस, आपने हमें ज्वाइन किया एंड मॉज आपने भी हमें ज्वाइन किया और हमारे बहुत सारे लोगों के लिए आई एम श्योर कि ये बहुत नई बात होगी और बड़ी खुशआइंद बात है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी हादसे से गुजरे हैं और किसी अपने बॉडी पार्ट से महरूम है। मायूस नहीं हो, ज़िंदगी में हादसा होते हैं लेकिन जो है आगे बढ़ना सीखें जनाब, उठ खड़े होना सीखें। और साइंस ने वाकई अब इतनी तरक्की कर ली है कि हम में मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाएं और मेडिकल साइंस को आप देखें और जो है वो जिंदगी में आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल इसके साथ ही हम प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं एक छोटी सी जनाब ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद प्रोग्राम और सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आपके साथ जनाब एक खबर हम शेयर कर रहे हैं और खबर ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स में मर्दों के जो डिस्क थ्रू मुकाबले हुए हैं उसमें पाकिस्तान के जो हैदर अली हैं उन्होंने तारीख रकम कर दी है और जनाब जबरदस्त जो है वो आपको बताएंगे गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले पाकिस्तान है। सबसे पहले तो हम न्यू पाकिस्तान की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से जनाब आपको हैदर अली बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पाकिस्तान का जो नाम है वो फखर और से बुलंद कर दिया है और हमारा जो सर है वो फखर से बुलंद कर दिया। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। और ये भी आपको बताएं कि जनाब कि आपने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, हैदर अली ने तीसरी बार जनाब 47.84 मीटर की थ्रू की है और थ्रू की जब 5वीं बार में जब की है तो ये 55.26 की थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इस तरह जनाब आपने ये गोल्ड मेडल जीतने वाले आप पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये भी आपको बताएं कि हैदर अली इससे पहले भी कोई पहला गोल्ड मेडल या कोई पहली बार आपने पाकिस्तान का जो सर है वो फखर से बुलंद नहीं किया। इससे पहले भी जो आपकी परफॉर्मेंस रही है देखने वालों को बताते चलें कि वो बड़ी जबरदस्त रही है। और मैं यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगी कि जो हमारा इस तरह का टैलेंट है पाकिस्तान का, उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका जरूर नाम हाईलाइट करना चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि जो पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट होता है या जो ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं उनको जरूर हाईलाइट करें, उनका नाम जरूर हाईलाइट करें। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जनाब इकदामात भी होने चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग भी बाकायदा सोर्सेस के साथ होनी चाहिए ताकि ये आगे जाकर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है या जो अपना नाम है वो मजीद रोशन कर सकें।
तो जनाब ये तो बात हुई हैदर अली की जिन्होंने तारीख रकम की है और गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेकर आए हैं। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हमें बड़े दिल खराश कई दफ़ा वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान भी रहते हैं कि यार देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब हमें ऐसे खुशगवार वाक़यात भी मिलते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खबरें भी मिलती हैं जिसे देख कर जो है ना वो दिल खुश हो जाता है। और ऐसा ही एक वाकया, ऐसा ही एक स्टोरी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है। आप ये देख सकते हैं तस्वीर नियो पाकिस्तान में। अब आप कह रहे होंगे कि इस तस्वीर में क्या खास बात है, बहुत सारे लोग कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। चले मैं आपको बताती हूँ कि इस तस्वीर में क्या खास बात है। आप इस तस्वीर में 4 मर्द देख रहे हैं, 3 खवातीन आप देख रही हैं। 4 मर्दों में से 3 जो मर्द हैं जनाब वो एक आईटी फर्म में गार्ड की नौकरी करते हैं और जिन बच्चियों की, जिन लड़कियों की आप तस्वीर देख रही हैं वो तीनों इन गार्ड्स की बेटियां हैं जो कि सॉफ्टवेयर जनाब इंजीनियर हैं और पढ़ाई भी अपनी साथ साथ कर रही हैं। सेंटर में आप इस तस्वीर के जनाब देख सकते हैं जो ये आईटी फर्म है, इनके सीईओ जिनका नाम है सलीम गौरी, जो आईटी कंपनी के सीईओ हैं गालिबन, वो तस्वीर में है। उनके लेफ्ट साइड पर गार्ड्स हैं और गार्ड्स की बेटियां हैं। अमेजिंग बात यह है कि सबसे पहले तो यहां पे इस तस्वीर के 2 रुख हैं। पहला रुख तो ये है जनाब कि ये जो गार्ड्स हैं, आपको पता है कि बड़ी कम इनकम होती है, बड़ी कम तनख्वाह होती है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। ऐसे में इन गार्ड्स को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी, सलाम पेश करना चाहूंगी, जिन्होंने तंगी में भी अपनी बच्चियों की तालीम मुकम्मल की, उनको पढ़ाया लिखाया। सो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हैट्स ऑफ, ऐसे लोगों को सलाम जो अपनी बच्चियों की, बेटों की, औलाद की तालीम मुकम्मल करते हैं। दूसरी जानिब मैं सलीम गौरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी जिन्होंने इन 3 बच्चियों के सर पर हाथ रखा और उनको अपनी ही आईटी कंपनी में इनको नौकरी दी है। हमारे जो न्यूज रिपोर्टर है मोहसिन अलवी, उनसे जरा जनाब बात करते हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और उनसे मजीद जानते हैं कि जनाब कि क्या इस वक्त तासुरात हैं। जी मोहसिन बताइएगा। मोहसिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोहसिन से हम बात करेंगे और मोहसिन से हम जानने की कोशिश भी करेंगे। मोहसिन यहाँ पर मौजूद है जनाब, इन्हीं में से इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं उनमें से एक गार्ड और उनकी बेटी के हमरा इस वक्त मौजूद है। उनके तासुरात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी जो जर्नी है पूरी, आई एम श्योर एक जर्नी रही होगी। हम तो सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं ना, लेकिन उसके पीछे एक पूरा सफर होता है, एक पूरा सिलसिला होता है। वो तासुरात वो हम आप तक पहुंचाते हैं। मोहसिन अगर आप सुन पा रही हैं तो जनाब ओवर टू यू। जनाब हमारी तो मोहसिन से बात नहीं हो पा रही है, कोई टेक्निकल वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम मोहसिन को सुन नहीं पा रहे, लेकिन बहरहाल बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। मेहनत और लगन जो है वो आपको किसी न किसी मकाम पर पहुंचा ही देती है, आपको आगे लेकर जाती ही है। और आई एम श्योर कि ये बेटियां भी अपने बाप का फख्र होंगी जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है और अब उनको एक नौकरी मिल रही है और यकीनन यही मुस्तकबिल है, यही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जितनी भी तंगी हो, समटाइम हम लोग कहते हैं ना कि हमारे भी रिसोर्सेज नहीं है या आमदन इतनी अच्छी नहीं है, चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बच्चों की तालीम पे मेरे ख्याल से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम ये एक बात समझ लें, हमारे मुल्क के लोग ये बात समझ लें, हमारी आवाम ये बात समझ लें कि बच्चों की तालीम कितनी जरूरी है, तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है कल को वो भी बेहद रोशन होगा। और इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, बहुत कम ऐसे गार्ड्स होते होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते होंगे, लेकिन जनाब इन तीनों ने ये काम कर दिखाया है। और माँ बाप की लगन से ही औलाद जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। मैं आपको ये बात बोलूं, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करवा दो, उनको भेज दो, बाकी बस सारा काम स्कूल करेगा, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स की इनपुट, पेरेंट्स की लगन, पेरेंट्स की मेहनत, पेरेंट्स का जज्बा कि हमारी औलाद आगे कुछ बन पाए, वो विल आपको अपने बच्चों में ट्रांसफर करना पड़ती है। जब आप अपने बच्चों में वो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चा भी उस चीज को फॉलो करता है। जनाब प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक, स्टे विद अस। हेडलाइन ब्रेक के बाद जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन जनाब। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपसे आईटी फर्म के जो सीईओ ने जो बड़ा जबरदस्त एक इकदाम लिया और अपने कंपनी के जो 3 गार्ड्स हैं उनकी 3 बेटियों को नौकरी पर रखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसी हवाले से हमारे जो न्यूज रिपोर्टर मोहसिन अलवी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से किसी एक गार्ड और उनकी बेटी के साथ उनके तासुरात जानते हैं। ओवर टू यू मोहसिन, बताइएगा हमें जनाब। हाँ जी बिल्कुल भैया, जैसे आपने बताया ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। जैसे कि आजकल समाजी मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। तीनों गार्ड्स और उनकी होनहार बेटियां इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको उसी कंपनी के अंदर अच्छी पोस्टों के ऊपर हायर किया गया, जहां पर उनके वालिद जो हैं वो गार्ड के तौर पर काम करते हैं। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये सीईओ जो है कंपनी के सलीम गौरी साहब उनकी तरफ से, और इनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया। जो अमूमन तासुर पाया जाता है कि गरीब का बच्चा गरीब भी मर जाता है या आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, तो अब हौसला अफजाई करना शुरू हो गए हैं लोग। जिस तरह के इन तीनों की, इनकी बेटियों की हौसला अफजाई की गई, उनको बेहतर ज़िंदगी के मौके फराहम किए गए, आगे बढ़ने का मौका दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं तीनों, उनके फादर भी मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करते हैं और उनके एहसास जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले तो अपना नाम बताइएगा और ये बताएं कि किस पोजीशन के लिए आपको यहाँ पर रखा गया कंपनी के अंदर। आपके फादर यहाँ पर गार्ड के तौर पर काम करते हैं, लेकिन आप एक अच्छी पोस्ट के ऊपर सुबह जब आती हैं तो आपको आते हुए देखते हैं, जैसे कि अमूमन गार्ड्स कहते हैं मैडम, सर, तो कैसा लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला है और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नज़ीर है। मुझे यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हायर किया गया था। तो आने जाने की बात तो यह है कि कभी अब्बू जल्दी आ जाते हैं, तो फिर जब मैं बाद में आती हूँ तो ऑब्वियसली गेट पे सामना होता है। तो लेकिन यह है कि ज़्यादातर अब्बू के साथ ही मैं आती हूँ ऑफिस, और वापसी पे भी साथ ही जाती हूँ, तो लेने छोड़ने वही जाते हैं। तो ये आपने पहले सोचा था कि मैं इसी कंपनी के अंदर काम करूंगी, या आपने कुछ और गोल सेट किए थे, इत्तफाकन आ गए? क्योंकि एक पूरी जद्दोजहद है, ये आज के दिन तो नहीं आए। एक्चुअली जब मैंने BScs किया हुआ है, तो जब डिग्री स्टार्ट हुई थी तभी बाबा ने मुझे समझाया कि अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगी तो अब जैसे मैं इतनी बड़ी फॉर्म में काम कर रहा हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, तो तुम्हें भी मौका मिलेगा काम करने का। फिर शुरू से मुझे ये था कि नेटसोल जैसी बड़ी कंपनी में मुझे मौका मिल जाए। ठीक है, आप बताइएगा आपकी बेटी अभी जो बातें कर रही हैं, कैसा महसूस होता है आपको जब आप सुबह बाहर खड़े होते हैं तो साहब के या मैडम के तौर पर आपकी अपनी बेटी कंपनी के अंदर दाखिल होती हैं? आपकी क्या फीलिंग्स, क्या एहसास होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद सीईओ नेटसोल सलीम गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें मौका फराहम किया, हमें भी जॉब दी, मेरी बेटी को भी जॉब दी और बेटियों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा लगता है, एक बेटी जब इस मंजिल पर पहुँचती है तो ये वालिदैन का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर इस मंजिल पर पहुँचे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम का, नेटसोल टीम का, सीईओ सलीमुल्लाह गौरी साहब का, जिन्होंने मौका फराहम किया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होता है, ये फीलिंग्स एहसास बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपका बच्चा उस पोस्ट के ऊपर हो जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए आपके क्या एहसास हैं, किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर हायर किया गया? आपके फादर भी बतौर गार्ड यहाँ पर काम करते हैं। मुझे भी SQA इंजीनियर की पोस्ट पे हायर किया गया है। मुझे भी SQA इंजीनियर की पोस्ट पे हायर किया गया है। क्या एहसास होते हैं आपके? आई रियली फील प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू टू सर SC, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि मैं और सीख सकूं और आगे काम कर सकूं। आपके फादर से भी हम बात करेंगे। जी आप बताएं आलम साहब, आपके क्या एहसास होते हैं जब आपकी बेटी कंपनी के अंदर एक अच्छे ओहदे पर काम करने के लिए आती है और आप बतौर गार्ड होते हैं, तो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद बहुत बहुत बंडल ऑफ थैंक्स सीईओ नेटसोल, जिन्होंने हमें हर सतह पे जो है ना सपोर्ट किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि कोई बच्चा पढ़ जाता है, असल बात होती है कि उसको आगे नौकरी मिल जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ तो गए हैं लेकिन किसी फील्ड में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम भी नेटसोल में जॉब कर रहे हैं, ये भी इनका शुक्रिया है। लेकिन नेटसोल का जो माहौल है ना, और सीईओ नेटसोल एक सलीमुल्लाह सिर्फ नाम नहीं है, सलीमुल्लाह गौरी नाम है एक विज़न का,
बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए आपका जो है विजन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इनके फादर्स ने चाहा, ये सोचा और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सीईओ जो हैं उनकी हम बात करेंगे, सलीम गौरी साहब, जिनका इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपने गार्ड्स की, अपने जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनकी बेटियों को बेहतर मुस्तकबिल के मौके फराहम किए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया। और ये जो अब कल्चर है ये आना चाहिए, ताकि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आगे बढ़े, उनको हौसला मिले, जैसे कि ये मोटिवेशनल स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आप थोड़ा मेरे करीब आइएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, आपने बेहतर ज़िंदगी इनको देने के लिए इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, तो इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है समाजी मीडिया के ऊपर भी, क्या कहेंगे? आई थिंक लोग एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गए। लोग एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं कि इसमें कंपनी का तो बहुत थोड़ा हाथ है। कंपनी ने सिर्फ असिस्ट किया फाइनेंशियली, लेकिन मेहनत तो माँ बाप की और बच्चों की है। मेरे नज़दीक बहुत बहादुर माँ बाप हैं ये। माँ ने घर में माहौल दिया कि बच्चे पढ़ सकें, और बाप ने मौका दिया बच्चों को कि वो पढ़े और वो आगे बढ़े। तो मेरे नज़दीक हमारे पास इस वक्त 570 बच्चे तालीम ले रहे, लेकिन हर बच्चा डिग्री नहीं लेगा। तो फैक्ट कि इन बच्चों ने डिग्री ली और ये कामयाब हुए, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो मैं तो बल्कि इन तीनों जो फादर्स हैं बैठे, मैं तो प्राउड ऑफ दैम रियली, कि इन्होंने पूरा मौका दिया बच्चों को पढ़ने का और घर का माहौल दिया। और ये बच्चियाँ बहुत वेरी ब्रेव गर्ल्स माशाल्लाह, जो अपनी तारीफ पूरी करके आई हैं। और ये अभी शुरुआत है इनकी ज़िंदगी, इंशाल्लाह ताला इनकी चेंज शुरू होगी इनकी ज़िंदगी की। दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ इन कमिंग इंशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं कि आप आगे भी इसी तरह करेंगे, और आपने जो मिसाल कायम की है इसको दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इसको अपनाएंगे, और इसको जिस तरह से सराहा जा रहा है, इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? आपके फादर यहाँ पर हैं और आप जब अच्छी पोस्ट के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं, आपके एहसास क्यों? मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये वाली पोस्ट मिलेगी। मैं मेहनत करती थी, लेकिन मुझे होता था कि मैं जॉब मिलेगी, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि इतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी। उसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए चूज़ किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आके यहाँ पर काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, जज्बे सच्चे हों तो मंजिल मिल जाती है, इसीलिए कहते हैं कि जज्बों के साथ कामयाबी है। आरिफ साहब, आपका बहुत जो है लोग आपको सराह रहे हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसको अच्छी पोस्ट के ऊपर लेकर आए। आपकी सपोर्ट के बगैर, फादर की सपोर्ट के बगैर किसी के लिए भी कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग इनको जो है वो बैकअप ना करते तो आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, जिसने इतना हिम्मत दी बच्चों को पढ़ने के लिए, और सलीम गौरी साहब, नरसुल बहुत हमें हिम्मत दी और साथ दिया। और वालिदैन हमने कोशिश की हमारे मेरे बच्चे पढ़ जाएँ और अच्छी पोस्ट पे जाके और नौकरी करें। अच्छा, बिल्कुल इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है। साकी, ये मट्टी बहुत सरखेज़ है, सिर्फ इसको मौके देने की, आगे बढ़ने की, बेहतर रहनुमाई करने की ज़रूरत है। और जिस तरह सलीम गौरी साहब ने इनको मौके दिए, इन्होंने खुद मेहनत की, उनके वालिदैन ने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे। ये नहीं सोचा कि हम तो गार्ड हैं, हमारे बच्चे बड़ी नौकरियाँ क्या करेंगे, छोड़ें आप घर का काम करें। शुक्रिया मोहसिन कि आपने हमें इतने, मैं समझती हूँ कि अजीम लोगों से मुलाकात करवाई है, जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए यकीनी तौर पर इंस्पिरेशन भी है। मुझे यहाँ पर एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ रहा है, लेकिन चूंकि टाइम की बड़ी किल्लत है तो मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं किसी दिन आप सब प्रोग्राम में जरूर शेयर करूंगी। हैट्स ऑफ टू सलीम गौरी साहब। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चूंकि वक्त कम है और मुझे आपके साथ अगली एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी शेयर करनी है, सेगमेंट के जाने बढ़ूंगी। और जनाब, मैं समझती हूँ कि बड़े वो खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, वो इंसान जो अल्लाह ताला का जो नाज़िल हुआ कुरान पाक है, जो हमारी सबसे प्यारी मोतबर किताब है, उसको हिफ्ज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको तहरीर करते हैं। बड़ी ये खुशकिस्मती की बात होती है कि ये वाला जो जज्बा है ये भी अल्लाह ताला किसी किसी के ही दिल में डालता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनाब, जो इस बारे में ऐसा काम करते हैं जो हमेशा के लिए अमर होता है कि देखने वाले, सुनने वाले दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, खुश होते हैं और मुंह से जनाब बेख्तियार तारीफ व तौसीफ निकल पड़ती है। पाकिस्तान में जो मुसव्विर शाहिद साहब हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया है और उनको इस हवाले से अवार्ड भी मिल चुका है। जनाब, हम आपको बताएं कि मुसव्विर शाहिद ने एल्युमिनियम और सोने की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा बात है। हम आपको ये भी बताएं कि इसके एक हिस्से की जो रनुमाई है वो दुबई में होगी, वहां पर एक्सपो में होगी और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पर आएंगे और इसको देख सकेंगे।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी, आई एम श्योर आप भी, आप में से भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि आप भी इतना ये जो खूबसूरत शाहकार ही इसको कहेंगे कि जो तैयार किया है उसको हम तमाम लोग देख सकें। सो जबरदस्त जनाब शाहिद मुसव्वर, आपने बहुत उम्दा काम किया है जनाब। शाहिद मुसव्वर हमारे साथ मौजूद है जनाब, उनसे हम जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना मुकद्दस और मुनफरद काम किया है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बढ़ेंगे ब्रेक में, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुसव्वर शाहिद रिसाम को हम एक बार लेने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी जनाब ब्रेक पर बढ़ रहे हैं, स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले हम शाहिद रिसाम का जिक्र कर रहे थे जो कि पाकिस्तानी मुसव्विर है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक सोने और एल्युमिनियम में तैयार किया है। उस पर इनको जनाब अवार्ड भी मिल चुका है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम जनाब शाहिद से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना मुकद्दस और मुनफरिद काम किया है। हमें बताइएगा कि ये सोने और एल्युमिनियम में आपने इस कलाम को कितने अरसे में तैयार किया? माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये पिछले 5 साल पहले मैंने इस काम शुरू किया था। सबसे पहले मैंने अस्माए हसना लिखे थे, अपने बनाए थे, और फिर उसके बाद उसको मुझे ख्याल आया उससे कि क्यों ना पूरा कुरान करीम शुरू किया जाए। तो इस तरह से काम किया। शुरू में तो बहुत वक्त लगा, यानी 2 सफ़ात ही मुकम्मल 2 साल में हुए थे, क्योंकि उसका पूरा डिज़ाइन डेवलप करना और उसके बाद वो कैनवस पे बिल्कुल बहुत लेयर बाय लेयर उसके ऊपर काम करना। फिर उसके बाद जो है अपने अब काफ़ी इसके सफ़ात हो चुके हैं और इसका पहला हिस्सा जो है दुबई एक्सपो में एग्जिबिट होने जा रहा है। अच्छा शाहिद, यूजली लोग कागज पर या कपड़े पर कुरान पाक या चमड़े पर तहरीर करते हैं, आपको ये इतना मुनफरद और इतना खूबसूरत ख्याल कहाँ से आया? और ये असल में मैं चूंकि एक पेंटर भी हूँ, स्कल्पटर भी हूँ, तो हमें 1400 साल से जो कुरान करीम लिखा जा रहा है वो कागज पे या खाल पे, पहले खाल पे लिखते थे, उसके बाद कागज आया तो कागज पे लिखा जाने लगा। तो उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, जबकि मैंने जिस जो कैनवस का इंतखाब किया है ये मेटल का, तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। और कैनवस की तो प्रूव्ड अपने लाइफ है मोर देन 1000 ईयर्स। सिमिलरली मेटल की लाइफ भी कपल ऑफ 1000 ईयर्स है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज की जाए जो सैकड़ों साल तक अपने कायम दायम रहे। अच्छा शाहिद, आपको अवार्ड भी मिल चुका है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। नहीं, अवार्ड्स तो मुझे बहुत से मिले हैं, क्योंकि मेरी दुनिया भर में एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मैं अपना काम एग्जिबिट कर चुका हूँ। दुनिया की बहुत सी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ाता रहा हूँ। एज ए विजिटिंग लेक्चरर मुझे बुलाया जाता है, चाहे वो अपने न्यूयॉर्क हो, बॉस्टन हो, यूके। नहीं, हम खासकर तो अभी तो इस तहरीर की बात करें ना, आई एम श्योर आपको इससे पहले भी बहुत सारे एजाज़ात मिले होंगे। मुझे बताइएगा अगली तकरीब और जो रुनुमाई है वो दुबई में होने वाली है? जी हाँ, दुबई में होने वाली है इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया शाहिद आपका, आपसे बात करके यकीनी तौर पे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जनाब जी, चूंकि टाइम कम है, ज्यादा तफसील में बात शाहिद से नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक और सेगमेंट की जानिब हम लोग प्रोग्राम में बढ़े हैं और आप तमाम लोग जिनसे मैं अभी आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उस खातून को आप तमाम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और बड़ा पसंद भी आप करते रहे। उनको एक बड़े लंबे अरसे तक प्रोग्राम खबरनाक की मेजबानी के फराइज सरंजाम देती रही हैं और बड़ी बखूबी सरंजाम देती रही हैं। इसके अलावा जनाब ये सोशल मीडिया पर भी बड़ी एक्टिव हमें दिखाई देती हैं। मैं बात कर रही हूँ आयशा जहांजेब की, जो पाकिस्तान की एक मारूफ एंकर है, होस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। जनाब आयशा जो है वो खबरों में जनाब अक्सर इनकी चर्चा रहती है, क्योंकि वीडियो भी बनाती रहती हैं, यूट्यूब पे पोस्ट भी करती रहती हैं, ब्लॉगिंग भी जनाब करती रहती हैं और बड़ी जबरदस्त करती रहती हैं। काफी वोकल हैं अपने ख्यालात
बात से मुतल्लिक अभी रिसेंटली आयशा ने जो है अपने शौहर के साथ एक सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बीवी जो है अपने शौहर की खिदमत करती हुई हमें दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर आयशा को तनकीद का भी सामना करना पड़ा, हालांकि तनकीद की क्या बात है भाई, शौहर की खिदमत करना तो बीवी पर फर्ज है। आयशा के क्या तासुरात हैं जो इन पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, या वो इस हवाले से क्या कहती है, जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आयशा, बड़ा चर्चा हो रहा है आपका। अब मैं क्या कह सकती हूँ, चर्चा होगा तो मतलब कोई बात होगी तो चर्चा हो रहा है ना। हाँ। अच्छा आयशा बताइएगा ये तस्वीर कहाँ की है? और भाई वाह, बड़ी खिदमत की जा रही है मियाँ साहब की, बड़े खुशकिस्मत है। नबिया, आई थिंक कि ज्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ। देखें, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इस तस्वीर के पीछे भी एक कहानी है। हम लोग कुछ अर्सा पहले अभी नीलम वैली गए हुए थे ट्रिप के लिए। मेरी फैमिली, हमारे बहुत क्लोज और उनकी फैमिली। ये जहाँ की तस्वीर है, ये एक रिवर बेड है, और इससे थोड़ी देर पहले, यानी इस तस्वीर से थोड़ी देर पहले मुझे प्यास लग रही थी। आपको पता है ना, जब सूरज एकदम सर पे पड़ रहा होता है तो आपको प्यास लग रही होती है। नीचे पानी था, बट माय हस्बैंड गॉट अप, हम सब पानी में पाँव डाल के बैठे थे। ही गॉट अप, वो उठे और जाके बहुत दूर से गाड़ी से अपने नंगे पाँव जाकर मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आए। हालांकि मुझे बिल्कुल इसकी खबर नहीं थी कि वो गए, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें जाने ना देती। अब जब वो वापस आए तो उनके पाँव पे जाहिर है वो जितनी भी मट्टी और छोटे छोटे कंकर लगे हुए थे, मुझे पता था कि उन्हें चुभे भी होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आदी नहीं है नंगे पाँव चलने के। बट फॉर मी ही वेंट ऑल द वे देयर। तो मैं उनके पाँव सहलाकर धोने लग पड़ी। मुझे नहीं पता था दैट मीनवाइल ही इज टेकिंग दिस पिक्चर। ये पिक्चर उन्होंने खींची। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू पिक्चर्स, होता है ना आप तस्वीरें खींचते हो आपको पता भी नहीं होता कि आपके फोन में पड़ी हुई हैं। आई वाज गोइंग थ्रू पिक्चर्स, तो मुझे ये तस्वीर नजर आई, एंड सडनली आई थॉट कि दिस वाज अ मोमेंट व्हिच वाज कैप्चर्ड। और टू गिव हिम द ड्यू क्रेडिट, अगर मैं उसके पाँव धो रही हूँ या मैं उसका काम कर रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मुझे अपने खामन का काम करने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि आई लव टू डू लिटिल थिंग्स फॉर हिम। मुझे बहुत अपनी मोहब्बत, बहुत सारी ऐसे टीवी के हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो एक्टर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप पे, मतलब शौहर बीवी, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप से, स्टेटमेंट से मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस भी आपको पता है वायरल हुई हैं, बड़ी तनकीद भी की गई है। फिर और लोगों की स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि बीवी पर तो कोई काम फर्ज नहीं है, अगर वो कर दे तो फिर बड़े अखलाक की बात है। तो बड़ा लोग अपने आप को मॉडर्न भी शो करते हैं, औरत मार्च करने वाले लोग भी फिर सामने कूद पड़ते हैं कि नहीं भाई ये कहाँ की बात है, क्या खावंद ने भी कभी जो है वो किसी बीवी के पैर धो धो कर इस तरह से वो किया या इतनी खिदमत की है, तो औरत पर भी वो नहीं है, इतना लाजिम होता है। इस हवाले से भाई आप क्या कहेंगी, क्या राय रखती हैं? अच्छा देखिए नबिया, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप एक पहलू को उठाकर पूरी बुक का खुलासा नहीं कर सकते। हम इस लेवल पर क्यों हैं, हम एक दूसरे की खिदमत क्यों करते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि आई हैव बीन मैरिड बिफोर। मेरे जो प्रीवियस हस्बैंड थे जिनकी वफात हो गई, आई वॉज अ हाउसवाइफ। मैंने अपने किसी टैलेंट को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। आज इफ आई एम सिटिंग हियर टुडे विद 6 years of experience in media industry, this is because of him. I still remember जब मैंने ऑडिशन करना था, he was the one जो पूरी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा था। पूरी फैमिली कहती थी कि इसको नहीं जाने देना, and he was the one, he said कि तुम अपनी मर्जी करो and मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम जियो, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। So if he does, and you know कि एक औरत जो पहले से शादीशुदा है, जिसके पहले से 3 बच्चे हैं, उसको एक्सेप्ट करना इस माशरे में। हम खुद को कितना मॉडर्न कहते हैं, हम खुद को कितना प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन आज भी हम उतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं। उसे ना सिर्फ एक्सेप्ट करना, उन बच्चों को ओन करना, उस बीवी को ओन करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। और फिर उसे एक ऐसे प्रोफेशन में जाने देना नबिया जी, उसे एक ऐसे प्रोफेशन में जाने देना जिसमें आपको पता है कि उसकी इंटरेक्शन बेतहाशा मर्दों के साथ होगी। जी
अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आई एम श्योर कि आपके हस्बैंड का भी एक्सपोजर अच्छा होगा, आप भी मीडिया में काम करती रही हैं, उससे पहले आप एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही हैं, आप दोनों की माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। मुझे ये बताइएगा कि जब एक खातून खासकर वर्किंग वुमेन होती है, बाहर की भी जिम्मेदारियाँ निभा रही होती है, घर में अपने बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ निभा रही होती है और ससुराल की भी टेक केयर कर रही होती है, अगर हम अपने घर में मोहब्बत नहीं बांट सकते, दोस्ती नहीं बांट सकते, अगर हम अपने घर में अपने खामन को, अपनी सास को, अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते, तो सज धज के किटी पार्टीज में, दफ्तरों में मुस्कुरा कर तितलियां बनकर जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नबीहा, आखिर में ये आपका घर ही है जिसने आपको इस सारी हीट से बचाना है। आयशा, आपने तो इतनी प्यारी बात की है, मुझे यहाँ पे बानो आपा की भी एक बड़ी प्यारी बातें यहाँ पे याद आ रही है कि हम एक नॉवल की तरह के हीरो मिला कहानी में, हीरोइन मिली, थोड़ी सी बहस हुई और एंड पे सब अच्छा हो गया। हम सिर्फ ये बताते हैं, हम जिंदगी की जो तलखियां हैं या जो हकीकतें हैं आयशा, हम वो अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते कि शादी के बाद तुम्हें ये मसले भी हो सकते हैं, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो वो फेल भी हो सकता है, घर में कोई बीमारी भी आ सकती है, मुलाजमत भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुलाजमत जाने की बात से देख लें, हम देखें, हम लोग अब मैंने बाय चॉइस एंड फॉर पर्सनल रीजंस अपनी जॉब क्विट की अबाउट 8-9 मंथ्स अगो। मुझे पता है मेरे मियाँ पे बहुत प्रेशर है, बिकॉज वी आर अ ह्यूज फैमिली माशाल्लाह, ठीक है, और हमारे लाइफस्टाइल को मैनेज करना, उसे मेंटेन करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि जब हम शादी कर रहे थे हमने एक दूसरे से वादा किया था कि विल बी पार्टनर्स इन एवरीथिंग, पार्टनर्स इन क्राइम रादर। तो जब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा मियाँ मेरी जिंदगी को, बेशक उतार चढ़ाव है इस वक्त या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है पूरी दुनिया पैंडेमिक के साथ गुजर रही है, कोविड-19 की वजह से डिप्रेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। और आयशा, ये जो मसले हैं, ये जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल से कि हर रिलेशनशिप में जो है वो अप एंड डाउन आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, ऊंच नीच आती रहती है, हमें उसके साथ चलना पड़ता है। दूसरे की परफेक्ट पिक्चर को देख के हमें अपना घर खराब नहीं करना होता। हो सकता है दूसरे की जिंदगी में ना जाने कौन सी कमी हो और अल्लाह ताला ने दूसरी साइड पे हमें कितना नवाजा हो, तो अपनी नेमतों को हमेशा काउंट करना शुरू करें, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू करें। आयशा, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टाइम कम था, वरना हम लंबी गप्पे लगाते थोड़ी सी और प्रोग्राम में। ब्रेक पे बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब किचन का रुख करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी सेगमेंट, अनम शेख इज विद मी। और आज क्या बना रही है मेरी दोस्त? जी नबीहा, आज जैसे कि हम रूह अफ़ज़ा की किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा पीच पंच। तो बड़ा ही रिफ्रेशिंग और बड़ा ही मजेदार सा ये जो हमारा ड्रिंक है ये होगा, क्योंकि आपको पता है गर्मी है, बस जा रही है, बस मुझे लगता है गर्मी शुक्र हो गया। हाँ, तो ये ड्रिंक जो है बड़ा रिफ्रेशिंग है। तो उसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए जाएगा ये पीच, तकरीबन मैंने 2 से 3, मतलब आप 4 पीचेस ले लें। अच्छा, मैं नॉर्मल साइज, हाँ नॉर्मल छोटे साइज के। और इसकी जो स्किन है वो हमने रिमूव नहीं की, इसको एज इट इज ही डालेंगे। ठीक है, ठीक है, मिक्सर में ऐड करेंगे। जी, मिक्सर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा चीनी। ओके, चीनी डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट रूह अफ़ज़ा जो है वो भी ऐड, तो चीनी का हमने हिसाब जरा मुनासिब ही रखना है। उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला। अच्छा, और साथ में इसके अंदर जाएगा काला नमक। ठीक है, काला नमक बड़ा जबरदस्त बनने वाला है, बड़ी मजेदार सी और टेस्ट वाइज भी आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। और जैसे कि आपको पता है रूह अफ़ज़ा जो है फल और सब्जियों के अर्क से बना हुआ है, खीरा, सेब, अंतरा और गुलाब की पत्तियों के अर्क के साथ। और ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है जब इसके अंदर जाके, मुझे ऐसे बड़ा मजा आता है इसको डालने में ना, रूह अफ़ज़ा को। आनम का तो फेवरेट ड्रिंक है भाई रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। ओके जी, उसके बाद मिर्च भी मुझे नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ठीक है, ठीक है जी। कोई ड्रिंक भी हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, ड्रिंक भी ऐड करेंगे, लेकिन इनिशियली हम इसके अंदर सबसे पहले पानी ही ऐड करेंगे। इसमें ड्रिंक हम बिल्कुल ऐड करेंगे। कोई भी व्हाइट कलर का सोडा खुला डालना है। हाँ जी, खुला डालना। आपको पता है ना रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो उसके लिए तो बड़ा जरूरी है कि अच्छा, ड्रिंक नहीं ऐड करना हमने भी? नहीं, ड्रिंक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ड्रिंक ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि ड्रिंक का जो
वो गैस होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं करेंगे। ओके थोड़ा सा और कर लें। अच्छा अनम, अगर हम इसमें ड्रिंक ऐड नहीं करते तो ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। बिल्कुल बिल्कुल वो आपकी चॉइस है। हाँ जी हाँ। ये अब ये 2 हिस्सों में बेसिकली ड्रिंक बनेगी। इसके अंदर हम ये वाली जो हमने बनाया है ओके ये डाल देंगे। वाह, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन स्लाइसेस। अच्छा जी, ठीक है, जो कि इसको बड़ा ही एक रिफ्रेशिंग करेगा। अन्ना बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है मुझे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा। ओके, और तुखमलंगा के फायदे आप तमाम लोगों को पता है कि बेतहाशा फायदे हैं। ये नबी ओके, इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं जरा थोड़ा सा। हाँ ठीक है जी। जैसे ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो साथ ही हम इसके अंदर जो है कोई भी व्हाइट सोडा या आप स्पार्कलिंग वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर वो नहीं ऐड करना चाहते ना, स्प्राइट वगैरह नहीं, कोई भी व्हाइट ड्रिंक नहीं ऐड करना चाहते, तो आप इसके अंदर कोई भी स्पार्कलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कब तो नहीं करेंगे? करेंगे मिक्स करेंगे हम इसको जी। अब आप इसको करें अच्छी तरीके से मिक्स। और आपको पता है कि ये ड्रिंक बड़ी ही जबरदस्त है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हो तो आप उसको सर्व करें ठंडी ठंडी। वाकई इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा मुझे बताएगा, पीच के अलावा चूंकि पीच अब चली जाएगी जी, तो हम कोई और ड्रिंक इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। आप इस चाहे तो एप्पल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कीवी, पीच पंच या पंच किसी भी फ्रूट के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, कीवी भी कर सकते हैं। कीवी भी कर सकते हैं। वो जो भी कोई भी इस तरह का फ्रूट ठीक है जो आपको पसंद है, ठीक जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, जैसे कि सीजन में जब स्ट्रॉबेरीज आती हैं वो हो गई। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सोडा जो है और ऊपर डालेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, इसको एक बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर देगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सर्विंग ड्रिंक है। और रूह अफ़ज़ा, मैं चाहूंगी कि रूह अफ़ज़ा के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें कि रूह अफ़ज़ा ने जब इसमें ऐड किया तो कलर भी कितना अच्छा आ गया, टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही। टेस्ट देखिए नबिया, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि रूह अफ़ज़ा जो है वो एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। बेसिकली देखें, इसको कलर ये देने के लिए किसने दिया है, बेसिकली रूह अफ़ज़ा ने। रूह अफ़ज़ा ने इसमें एक रेड कलर का बड़ा अच्छा सा एक टिंच दिया है, जो जिससे हमारी ड्रिंक जो है देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप शुगर कंटेंट ना ऐड करें, आप रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लें डायरेक्टली, आपको शुगर ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। और आपको पता है कि जब भी मैं रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ मुझे तो कोई ना कोई अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। और आपको जैसे कि पता है कि रूह अफ़ज़ा एक 100 ईयर लेगेसी के साथ है। प्लस जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है, अब तो खैर मौसम काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो उसमें ये ड्रिंक जो है बड़ी जबरदस्त है और बड़ी अच्छी एक वेलकम ड्रिंक भी है। अच्छा, हम एक वेलकम ड्रिंक मंडे को भी हमारी ऑडियंस को बताएंगे, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है, तो हम जरा उसके अकॉर्डिंगली रूह अफ़ज़ा के साथ कौन सा ड्रिंक हम तैयार कर सकते हैं, ये हम मंडे को शेयर करेंगे। जनाब, अच्छा सा वीकेंड अपना एंजॉय करें, खुश रखें, पॉजिटिव रहें और माफ कर दें सबको, सबकी गलतियों को माफ कर दें। ठीक है, तो हम इजाजत लेते हैं सबसे, हम अपनी ऑडियंस से। अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Pakistan,